ओके। सो हमने एक बटन बनाया और हमने ये कहा कि वैसे हम क्लिक किसी पे भी कर सकते हैं, हम किसी हेडिंग पे भी कर सकते हैं, किसी पैराग्राफ पे भी कर सकते हैं, किसी भी एलिमेंट पे हम क्लिक इवेंट को एसोसिएट कर सकते हैं। सो मैंने एक बटन बनाया जिस पे मैंने लिखा हाय। तो मैंने लिखा कि हमारे पास कौन कौन से इवेंट्स हैं। मैंने आपको वैसे मैनुअली एग्जांपल्स दे दी थी कल कि क्लिक इवेंट है, डबल क्लिक इवेंट है, देयर इज अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ इवेंट्स। ठीक है, उसमें एक्सक्यूज मी। अब कुछ इवेंट्स हैं जो माउस इवेंट्स कहलाते हैं, कुछ इवेंट्स हैं जो कीबोर्ड इवेंट्स कहलाते हैं, कुछ विंडो इवेंट्स हैं, कुछ डॉक्यूमेंट इवेंट्स हैं, कुछ फॉर्म इवेंट्स हैं। ये बहुत सारी टाइप्स हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं विद द सिंपलेस्ट वन व्हिच इज माउस, क्योंकि सबसे पहले कंप्यूटर चलाने के बाद हमारे हाथ में माउस आता है। तो हम माउस इवेंट से बात करते हैं। ठीक है, आपको अगर पता करना हो कि कौन कौन से इवेंट्स अवेलेबल हैं, तो आप सिंपली क्या लिखें, कंसोल पे जाके ऑन लिखें। ऑन के बाद ये जितनी चीजें भी हैं, इनके स्टार्ट में ऑन लगा हुआ है। ये ऑन को अगर हटा दें, ओ एन ऑन को हटा दें, तो अगला वर्ड जो है वो इवेंट होता है। ये ऑन ये है, और ये ऑन जिसके साथ लग गया वो इवेंट हैंडलर बन जाता है। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल इवेंट क्या है मैं बताता हूँ। ऑन अबाउट लिखा हुआ है ना पहला, तो ऑन हटा दें, सिर्फ अबाउट क्या है, इवेंट है। इसी तरह ऑन आफ्टर प्रिंट, तो ऑन का हटा दें तो आफ्टर प्रिंट क्या है, इवेंट है। इसी तरह ऑन एनिमेशन, ऑन हटा दें। इसी तरह आप चलते जाए, लंबी लिस्ट है। ऑन ब्लर, ऑन कैंसल, ऑन प्ले। ऑन हटा दें तो ब्लर इवेंट है, कैंसल इवेंट है, कैन प्ले इवेंट है, कैन प्ले थ्रू इवेंट है, चेंज इवेंट है, क्लिक इवेंट है। तो फिर शुरू में ऑन क्या है, करेक्ट। तो इवेंट तो मैंने आपको बता दिया क्या है। ऑन जब शुरू में लगा देते हैं तो वो क्या बन जाता है, उसी इवेंट का इवेंट हैंडलर है। यानी अगर क्लिक इवेंट है तो ऑन क्लिक क्या है, क्लिक इवेंट का हैंडलर या लिसनर। ठीक, इसी तरह अगर कैंसल इवेंट है तो ऑन कैंसल क्या है, कैंसल का इवेंट हैंडलर या इवेंट लिसनर। बात समझ आ गई है। तो ये जस्ट मतलब हिंट है कि आपको पता करना हो कि कौन कौन से इवेंट्स आपके पास अवेलेबल हैं। तो आई मीन देयर इज अ ह्यूज और अ लॉन्ग लिस्ट दैट इज अवेलेबल ओवर हियर। अब मैं यहाँ पे जाऊंगा और मैंने इस बटन के ऊपर एक इवेंट हैंडलर या इवेंट लिसनर इसके साथ एसोसिएट करना है, बटन के साथ एसोसिएट करना है। तो मैं क्या करूंगा, ऑन क्लिक इक्वल्स टू राइट साइड पे डबल कोट्स। अब मैंने इस बटन के साथ एक इवेंट लिसनर को एसोसिएट कर दिया, जिसने क्या किया, लिसनिंग शुरू कर दी। जब मैंने इस पे क्लिक किया तो हो अभी भी कुछ नहीं रहा, लेकिन इवेंट लिसन हो रहा है। हमारे 3 स्टेप्स हैं। पहला स्टेप ये है कि आपने इवेंट डिसाइड करना है या एलिमेंट डिसाइड करना है जिसके साथ इवेंट हैंडलर को एसोसिएट करना है। दूसरा स्टेप, आपने इवेंट हैंडलर उसके साथ एसोसिएट कर दिया, लेकिन स्टिल कोई फंक्शनैलिटी परफॉर्म, तो आपने उस लिसनर को बताना भी है कि जब भी तुम किसी इवेंट को लिसन करो तो तुम ये काम कर दो। तो वो काम क्या करना है बेसिकली, फिलहाल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अलर्ट। आपको पता है अलर्ट क्या होता है, और इसको हम कहते हैं इनलाइन जावास्क्रिप्ट। जैसे इनलाइन सीएसएस होती है ना, जिस लाइन पे आप स्टाइल लिखना चाहिए उधर स्टाइल का एट्रीब्यूट देख, इसको हम कहते हैं इनलाइन जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट के लिखने के भी 3 तरीके हैं, एक तो इनलाइन लिख सकते हैं, दूसरा इधर स्क्रिप्ट के टैग में, और तीसरा सेपरेट फाइल में। अब जब मैं इस बटन पे क्लिक करूंगा तो इवेंट लिसनर ऑन क्लिक उस क्लिक को क्या करेगा, लिसन करेगा, और लिसन करने के बाद वो राइट साइड पे जो भी एक्शन होगा, जो भी फंक्शन हो, नॉर्मली एक्शन कहाँ डिफाइन होते हैं, फंक्शन के अंदर, तो वो उस फंक्शन को ट्रिगर करके उसको क्या कर देगा, एग्जीक्यूट कर देगा। सो नाउ इफ आई कम बैक, नथिंग हैपेंस। इससे पहले मैं जब जब जावास्क्रिप्ट की स्टेटमेंट लिखता आया हूँ, जब मैं रिफ्रेश करता था तो वो एग्जीक्यूट हो जाती थी। अब मैंने उसको क्या कर लिया, सॉर्ट ऑफ कंट्रोल कर लिया कि अब तभी होगा, मैं बाकी जहां मर्जी क्लिक करूँ कुछ नहीं होगा। जो ही मैंने हाई पे क्लिक किया, दिस इवेंट गॉट ट्रिगर्ड, और उस इवेंट ने उसके अगेंस्ट जो फंक्शन डिफाइन था वो कॉल कर लिया। यहाँ तक बात समझ लगी, सिंपल है ना। अब नॉर्मली हम क्या करते हैं, ये छोटे मोटे काम के लिए तो जावास्क्रिप्ट इनलाइन लिखना ठीक है, लेकिन अगर कोई बहुत बड़ा प्रोग्राम करना हो, कोई कॉम्प्लेक्स फंक्शनलिटी अचीव करनी हो, तो हम जावास्क्रिप्ट को इनलाइन नहीं लिखते। मिसाल, थिंक ऑफ दैट एडिंग टू नंबर्स एग्जांपल, कि जो फंक्शन कॉल दो नंबर्स को यूजर से लेता था और दोनों को आपस में क्या कर देता था, ऐड कर देता था। तो हम नॉर्मली क्या करते हैं, ये अलर्ट तो मैंने टेस्ट के लिए दिया, आप सिंपली क्या करें, यहाँ पे आए और एक फंक्शन लिख लें।
अब फंक्शन की इंपॉर्टेंस आपको अब यहाँ भी पता लग जाएगी कि हमने क्यों बार बार फंक्शन को बात की थी। एक पूरा प्रोग्राम जब चलाते थे तो वो एट वंस एग्जीक्यूट हो जाता था जो ही हम पेज रिफ्रेश करते थे। तो हम फंक्शन लिख के इस फंक्शन को एसोसिएट कर देंगे किसके साथ, इवेंट हैंडलर के साथ। तो जब भी वो इवेंट अकर होगा तभी ये फंक्शन कॉल होगा, अदरवाइज कॉल नहीं होगा। सो लेट मी एक्चुअली हैव इट लाइक दिस अलर्ट ये फंक्शन, क्योंकि ये जावास्क्रिप्ट की फाइल ऑलरेडी अटैच है इसके साथ, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, फंक्शन कॉल करने का यही तरीका है ना। मैंने फंक्शन ये डिफाइन कर दिया, इसका नाम मैंने ऐड रखा और इसको कॉल कहाँ पे कर दिया, ऑन क्लिक पे। अब जब भी मैं ऑन क्लिक करूंगा तो मुझे स्टिल क्या दे रहा है, हेल्प। यहाँ पे यस, यू आर एब्सोल्युटली राइट, ग्रेट। वो काम हम तब करते थे जब हम फंक्शन को जावास्क्रिप्ट की फाइल के अंदर ही कॉल करते थे। ठीक, ये हम जावास्क्रिप्ट के अंदर नहीं है, ये हम HTML के अंदर जावास्क्रिप्ट का फंक्शन कॉल कर रहे हैं। तो हमें इवेंट हैंडलर ने सिंटैक्स ही ये दिया है कि आप जहां भी इवेंट हैंडलर लिखे, मिसाल के तौर पे ये और कहीं भी नहीं चलेगा। मिसाल के तौर पे अगर आप लेट्स सपोज इसको ये दे देना id इक्वल्स टू, यहाँ पे आप ऐड कॉल कर लें, हालांकि शक्ल में एग्जैक्टली वो दिखने में लगेगा, लेकिन दैट इज नॉट अलाउड। तो ये HTML नहीं अलाउ किया हुआ कि आप HTML के अंदर जब भी जावास्क्रिप्ट को फंक्शन कॉल करें तो यू कैन कॉल इट लाइक दैट। वो इसकी वजह से समझेगा कि ये जावास्क्रिप्ट ही है, ये जो इवेंट हैंडलर लगा हुआ। क्लियर होगी बात? बट अगेन गुड क्वेश्चन, दिस इज नॉट द प्रॉपर वे ऑफ कॉलिंग फंक्शन। ये एक तरीका है, ये जुगाड़ है, बट दिस इज नॉट द प्रॉपर वे ऑफ कॉलिंग फंक्शन। तो अब आपने बात छेड़ी दी है तो उसको प्रॉपर वे में कर लेते हैं फिर, बट दिस इज द वे, यानी ये तरीका जरूर है कॉल करने। इसमें नुकसान क्या है या इसमें प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि हम हमेशा ये बात करते चले आए हैं कि CSS को हमेशा कहाँ होना चाहिए, CSS की अलग फाइल में होना चाहिए, HTML को HTML में होना चाहिए और जावास्क्रिप्ट को हमेशा कहाँ होना चाहिए। तो हम क्या कर रहे हैं, मिक्स कर रहे हैं, HTML के अंदर जावास्क्रिप्ट कर रहे हैं। तो देयर शुड बी एन अप्रोच व्हिच सेज सेपरेशन ऑफ कंसर्न, कि जो चीज जिससे रिलेटेड है वो उसी फाइल में होनी चाहिए। जावास्क्रिप्ट है तो वो सारा का सारा किधर होना चाहिए। अभी ये देखे ना, ये बाकी सारा HTML का कोड है, उसमें इतना सारा कोड जावास्क्रिप्ट है। अभी इतना सारा है ना, जब प्रोग्राम ग्रो करेगा, कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, तो HTML के अंदर ज्यादा तो आपको जावास्क्रिप्ट दिखेगी। दैट इज गोइंग टू बी प्रॉब्लमैटिक। सो वी आर नॉट गोइंग टू कॉल दिस फंक्शन लाइक दिस। हम अभी भी ये चाह रहे हैं, ये इस वजह से कॉल यहाँ पे डायरेक्ट कर दिया मैंने। हम अभी भी ये चाह रहे हैं कि फंक्शन कॉल इसकी क्लिक पे हो, लेकिन हम जावास्क्रिप्ट HTML के अंदर ना लिखें। तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें इस बटन को जावास्क्रिप्ट में गेट करना पड़ेगा, फिर इस बटन को जावास्क्रिप्ट में गेट करके इसके साथ इवेंट लिसनर को अटैच करना पड़ेगा। यानी अभी मैं डायरेक्ट इवेंट लिसनर अटैच कर रहा था यहाँ पे, तो मैं किसी भी HTML एलिमेंट को जावास्क्रिप्ट में कैसे गेट कर सकता हूँ? ग्रेट, गेट एलिमेंट बाय ID, गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम, गेट एलिमेंट बाय टैग नेम, एंड देयर आर सो मेनी अदर वेज जो मैं बताऊंगा। तो अब मुझे एक बटन को सेलेक्ट करना है, तो गेट एलिमेंट बाय टैग नेम होना चाहिए, क्लास नेम होना चाहिए, ID होना चाहिए। अगर आपको सिंगल एलिमेंट सेलेक्ट करना है तो क्या होना चाहिए? तो इसका मतलब है कि मुझे यहाँ पे पहले क्या देना है, ID देना है। तो व्हाट आई नीड टू डू इज ID, और मैं इसको कह देता हूँ जी फॉर एग्जांपल BTN, व्हाटएवर ID यू कैन गिव। और यहाँ पे आऊंगा और मैं सबसे पहले क्या करूंगा, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID, और उस ID का नाम क्या है, BTN, और इसको मैं सेव कर लूंगा किसी भी वेरिएबल नेम में। तो मैं उस वेरिएबल को भी नाम क्या दे देता हूँ, BTN। अब रन टाइम पे मुझे ये पूरा का पूरा बटन एलिमेंट सेलेक्ट होके कहाँ मिलेगा, इस वेरिएबल में। मेक सेंस? तो अब इवेंट लिसनर अटैच करने का जो प्रॉपर तरीका है वो ये है कि आपने BTN के साथ इवेंट लिसनर अटैच करना है ना। तो आप BTN लिखें, एक बिल्ट इन फंक्शन आता है डॉट एड इवेंट लिसनर। नाम से जाहिर है कि मैं बटन में एक इवेंट लिसनर अटैच करना चाहता हूँ, या एक इवेंट लिसनर बटन में ऐड करना चाहता हूँ। वो इवेंट लिसनर क्या करेगा, वो हमेशा इवेंट्स को लिसन करेगा, और जब उसको वो लिसन, यानी लिसन करने का मतलब ये है कि मैं कुछ चीज एक्टिव मोड में सुन रहा हूँ, जो ही मुझे सुनाई देगी तो मैं उसके लिए अगेंस्ट को एक्शन परफॉर्म करूंगा। सो इवेंट ऐड इवेंट लिसनर। अच्छा, अब इवेंट तो बहुत सारे होते हैं,
डबल क्लिक है, राइट क्लिक है, लेफ्ट क्लिक है, ऑन क्लिक है, ऑन माउस ओवर है, ऑन माउस लीव है, तो मैं कौन सा इवेंट लिसन करवाऊंगा इसको? तो एड इवेंट लिसनर 2 पैरामीटर्स लेता है। आपको पता है पैरामीटर्स क्या होते हैं? पहला पैरामीटर ये है कि मैं इसको इवेंट बताऊं, कौन सा इवेंट लिसन करना चाहता हूं, तो मैं बताऊंगा क्लिक। नाउ मैंने ऑन क्लिक नहीं लिखा, मैंने ऑन हटा दिया। क्यों? ऑन के बजाय क्या आ गया? ऐड इवेंट लिसनर। तो ऑन कब करेंगे? जब उसे डायरेक्ट एचटीएमएल में लिखेंगे। जब आप उसे जावास्क्रिप्ट में ही अटैच करेंगे इवेंट लिसनर को किसी एलिमेंट के साथ, तो आप क्या करेंगे? ऐड इवेंट लिसनर, और फिर आगे ऑन नहीं करेंगे, फिर एज इट इज इवेंट का ओरिजिनल नाम लिखेंगे। तो हमेशा ऐड इवेंट लिसनर फंक्शन है, ये 2 पैरामीटर लेता है। पहला पैरामीटर टाइप ऑफ एन इवेंट, कि कौन सा इवेंट लगाना चाहते हैं। मैंने कौन सा इवेंट लगाया? क्लिक। आप डबल क्लिक लगा सकते हैं, आप माउस ओवर लगा सकते हैं, आप माउस लीव लगा सकते हैं, अभी लगा के दिखाऊंगा बहुत सारे। सेकंड पैरामीटर में मैं ये दूंगा फंक्शन कौन सा परफॉर्म कराना चाहता हूं, इधर ही फंक्शन लिखूंगा। तो मैं कौन सा फंक्शन परफॉर्म कराना चाहता हूं? ऐड। गॉट इट? अच्छा, द गुड पॉइंट इज यहां पैरेंथेसिस नहीं लगाएंगे। ये एक तरीका है। नॉर्मली हम ये अलग से भी फंक्शन कर सकते हैं, या यहां भी हमने पढ़ा था ना एनोनिमस फंक्शन क्या होता है, ऐसा फंक्शन जिसका नाम। तो एनोनिमस फंक्शन का एक यूज केस तो आपने पढ़ा था कि हम उसे ऑब्जेक्ट में लिखते हैं। एनोनिमस फंक्शन का दूसरा यूज केस, हम जब एक फंक्शन को किसी दूसरे फंक्शन में एज अ पैरामीटर पास करें तो हम एनोनिमस फंक्शन लिखते हैं। ठीक? अच्छा, जरा एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात सुनिएगा। अब मैं थोड़ा सा, ये फ्लाइट हो रही है, हमें थोड़ा सा अप हो रहा है लेवल। जब भी किसी एक फंक्शन को किसी दूसरे फंक्शन में एज अ पैरामीटर पास करेंगे तो उस फंक्शन को एक और नाम भी देंगे, कॉल बैक फंक्शन। क्या कहेंगे? कॉल बैक फंक्शन। व्हाई इट इज कॉल्ड अ कॉल बैक? पहली बात तो ये सुनो। अच्छा, मैं इसको हटा के ना यहाँ पे फिलहाल यही लिखा हूं। कॉल बैक का मतलब ये होता है, कॉल बैक वो फंक्शन होता है जो नॉर्मली नहीं चलता, जो अपनी एग्जीक्यूशन के लिए किसी और हैपनिंग पे डिपेंडेंट होता है। आई रिपीट, कॉल बैक फंक्शन का मतलब ये होता है कि वो डायरेक्ट एग्जीक्यूट नहीं होता, वो अपनी एग्जीक्यूशन के लिए किसी और पे डिपेंडेंट होता है। नहीं होगा, एग्जैक्टली यानी इसका मतलब ये है कि ये जो अंदर वाला एनोनिमस फंक्शन या कॉल बैक फंक्शन है, ये अपनी एग्जीक्यूशन के लिए डिपेंड करेगा क्लिक इवेंट का। जो ही क्लिक इवेंट होगा, यानी व्हाई इट इज कॉल्ड कॉल बैक, it says that I'm not going to execute, call me back when needed. तो when needed का मतलब क्या है कि जब when we will be clicking on it, this callback function will be triggered. I repeat, जब भी एक फंक्शन में दूसरा फंक्शन एज अ पैरामीटर पास हो, तो एक तो उसकी शक्ल एनोनिमस होगी, दूसरा वो होगा क्या? कॉल बैक होगा। और कॉल बैक का मतलब यह है कि वो डायरेक्टली एग्जीक्यूट नहीं होगा, वो अपनी एग्जीक्यूशन के लिए किसी और हैपनिंग पे डिपेंडेंट होगा। और वो हैपनिंग क्या है? क्लिक या डबल क्लिक या समथिंग लाइक दैट। अब मैं इसकी डेफिनेशन के अंदर जैसे नॉर्मल बाकी काम करता हूं, मैं इसको अलर्ट लिख सकता हूं और समथिंग। तो ये आपके सवाल का जवाब है जी, दिस इज द प्रॉपर वे। अब मैंने कहीं कोड शॉर्ट यूज नहीं किए। गॉट इट? सो लाइक हेलो फ्रॉम इनसाइड द लिसनर। तो अगर मैं इसे चलाऊं, नथिंग हैपेंस, द फंक्शन इज देयर। और अगर मैं इसको क्लिक करता हूं, हेलो फ्रॉम इनसाइड द लिसनर, इसका मतलब ये हुआ कि मैंने इस बटन को जावास्क्रिप्ट में एक्सेस किया। एक्सेस करने के बाद इसके साथ एक इवेंट लिसनर अटैच कर दिया, और उस इवेंट लिसनर में मैंने सेकंड आर्ग्यूमेंट में एक कॉलबैक फंक्शन दिया, या एक एनोनिमस कॉलबैक फंक्शन दिया। तो वो कॉलबैक फंक्शन इंतजार करेगा अपनी एग्जीक्यूशन के लिए किसी दूसरी हैपनिंग का, कि अगर वो क्लिक होगा या डबल क्लिक, जो भी इवेंट मैंने अटैच किया। तो दिस इज ऑल अबाउट इवेंट्स। ये हमेशा कोई फंक्शन होगा, इवेंट नहीं होगा, क्योंकि हम हमेशा किसी इवेंट के अगेंस्ट कोई फंक्शनैलिटी चाहते हैं, तो वो फंक्शनैलिटी डिफाइन करने वाला फंक्शन ही होगा। तो ये हमेशा फंक्शन होगा। यानी यूं समझ लें कि ऐड इवेंट लिसनर का सिंटैक्स यही है, इट टेक्स 2 पैरामीटर्स, इनफैक्ट 3, तीसरा भी ऑप्शनल है। ठीक है? तो इट टेक्स 2 पैरामीटर्स फॉर नाउ। पहला पैरामीटर हमेशा क्या होगा? इवेंट टाइप होगा, कि किस टाइप का इवेंट है।
और दूसरा पैरामीटर हमेशा क्या होगा, कॉल बैक फंक्शन होगा, कि अगर वो उस टाइप का, जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी मैंने क्लिक किया ना, अब मैं इसको क्या करूंगा, MOUSEOVER, माउस ओवर। अब मैं क्लिक नहीं करूंगा, मैं जस्ट इसको माउस को ड्रैग करके यहाँ पे ले आऊंगा, वो करोगे, गॉट इट। अब मैं इसको माउस ओवर के बजाय क्या करूंगा, माउस लीव। अब मैं जब माउस ओवर करूंगा तो कुछ भी नहीं होगा, लेकिन जो ही मैं माउस हटाऊंगा तो इवेंट अकर हो जाएगा, गॉट इट। तो इसका मतलब ये हुआ कि द फर्स्ट पैरामीटर वुड ऑलवेज बी द टाइप ऑफ इवेंट। अब मैं लेट्स सपोज यहाँ पे इसको करता हूँ डबल क्लिक, तो DBL CLICK, मैंने आपको बताया था कि इवेंट कहाँ से पता लगेंगे आपको, सिंपली यहाँ पे ऑन लिखें तो आप बहुत सारे आपको ये इवेंट्स पता लग जाएंगे, ठीक है। एनीवेज, और मैं अब डबल क्लिक करूंगा तब इवेंट अकर होगा। फॉर एग्जांपल, आई एम ओवर इट, nothing happens, I am out of it, nothing happens, I am clicking on it, nothing happens, but I am double clicking on it, something happens. So this is about the events, कि आपने सबसे पहले क्या करना है, किसी भी करना है एलिमेंट जिस पर आप कोई इवेंट परफॉर्म करवाना चाहते हैं, पहले आप उस एलिमेंट को गेट करें, फिर उस एलिमेंट के साथ एक इवेंट लिसनर अटैच करें और उसके अगेंस्ट कोई भी आप कॉल बैक फंक्शन दे दें। अच्छा, अब ये जो कॉल बैक फंक्शन है, इसका एक तरीका तो ये है, यहाँ से मैंने क्लिक किया तो अब मैं फंक्शन डिफाइन अलग कर रहा हूँ, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं इसको कह देता हूँ जी टेस्ट, तो अब मैं इसको यहाँ से टेस्ट करूंगा। कॉल बैक फंक्शन को कॉल करते वक्त नॉर्मली पैरेंथेसिस नहीं दी जाती, ये सिर्फ किसके लिए, कॉल बैक फंक्शन के लिए, गॉट इट। लेट मी चेक इफ इट स्टिल वर्क्स और नॉट। आई मीन इसे डबल क्लिक से दोबारा क्या कर देते हैं, क्लिक, क्लियर। और अगर आप मुझे कहें जी कि हम यहाँ अगर पैरेंथेसिस दे दें, भाई जबरदस्ती है, ठीक है, देन व्हाट हैपेंस, कैन यू सी, इट डजंट वेट फॉर द क्लिक, वो फिर कॉल बैक नहीं देता, वो डायरेक्ट एग्जीक्यूशन शुरू कर देता है। कैन यू सी, उसने कॉल बैक ने उसके क्लिक का इंतजार नहीं किया, इसका मतलब अब ये कॉल बैक रहा ही नहीं, अब ये नॉर्मल फंक्शन कॉल होगी। दैट्स व्हाई व्हेनेवर वी कॉल अ कॉल बैक फंक्शन, नहीं एनोनिमस को तो कॉल नहीं कर सकते ना, अगर एनोनिमस रखना है तो फंक्शन की डेफिनेशन ही यहाँ लिख दे, एनोनिमस रखना है तो फंक्शन की डेफिनेशन ही यहाँ लिख दे जैसे पहले लिखा हुआ था। अगर आपने उसको सेपरेट डिफाइन करके यहाँ कॉल करना है तो यू ऑलवेज हैव टू कॉल इट लाइक दिस। ये जस्ट सिंटैक्स को नीट करने के लिए, अदरवाइज ये भी चीज हमारी जरूरत तो पूरी कर ही रही है ना, बड़े। लेकिन इसको देख के समटाइम लोग कंफ्यूज हो सकते हैं, यार इतना गिचमिच बना हुआ है सिंटैक्स, तो सिंटैक्स को नीट करने के लिए आप ये, क्योंकि नॉर्मली जरूरी नहीं है ये फंक्शन इतना ही हो ना, फ्यूचर में ये फंक्शन इतना भी ग्रो कर सकता है, एग्जैक्टली अजीब लगेगा। तो आप बिल्कुल इफ स्टेटमेंट लग सकती है, एफ लग, एल्स लग, इसके अंदर लूप्स लग सकती हैं, बहुत सारी चीजें लग सकती हैं। तो आप उसके लिए बेहतर है कि ये फंक्शन अलग से डिफाइन करें, इसको कोई नाम दे दें और इस फंक्शन को यहाँ आके कॉल बटन को वेरिएबल डिक्लेयर किया, लेट बटन इज दिस, और हम उसको बटन डॉट समथिंग कर रहे हैं, जो कि हम ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज को कॉल करने के लिए डॉट पैरामीटर इस्तेमाल करते हैं। डॉम बटन क्या है, ऑब्जेक्ट है। क्यों डॉम, क्यों, ब्राउजर जब पेज को रेंडर करता है उसके तमाम एलिमेंट्स को क्या बना देता है, तो बटन ऑब्जेक्ट है ना, तो ऑब्जेक्ट के साथ डॉट के साथ हम क्या कर सकते हैं, फंक्शन कॉल या प्रॉपर्टीज, मेक सेंस है ना। इसीलिए डॉम को बड़ा तफसील से पहले समझाया था कि डॉम ही डॉम है हर जगह। ये यहाँ बटन है, आप H1 को ले लें, वो भी ऑब्जेक्ट होगा, क्योंकि ब्राउजर सबको क्या बदल कर देगा, ऑब्जेक्ट कर देगा। तो ऑब्जेक्ट के साथ तो हम ये देखें ना, ये ऐड इवेंट लिसनर क्या है, ये खुद एक फंक्शन है, इसमें दो पैरामीटर लिए जा रहे हैं, तो फंक्शन किस पे कॉल हो सकता है, ऑब्जेक्ट पे कॉल हो सकता है। तो BTN क्या है, क्यों ऑब्जेक्ट है, क्योंकि HTML के सारे एलिमेंट्स को ब्राउजर जब रेंडर करता है तो वो क्या बना देते हैं, यही तो डॉम है, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल की। एक डॉक्यूमेंट में जितना कुछ भी है वो सारे क्या है,
इसीलिए तो मैं बेसिक से शुरू हुआ था ना, ताकि आपकी सारी कंफ्यूजन ही दूर हो जाए। एनीवेज, यहां तक क्लियर है सबको? अब जरा मोर इंटरेस्टिंग पार्ट पे आते हैं। मैं ये चाहता हूं कि जब इस बटन पे क्लिक हो तो इस बटन का कलर चेंज हो जाए। जब इस बटन पे क्लिक हो तो इस बटन का अपना कलर चेंज हो जाए। अभी क्या हो रहा है? जब कुछ भी नहीं, अच्छा हाँ हो रहा है। अभी क्या हो रहा है, जब मैं क्लिक कर रहा हूं, ओ इधर डबल क्लिक है, व्हाई आई वाज सरप्राइजिंग लाइक। अभी तो ये अलर्ट तो डजंट मेक सेंस, या खैर उससे पहले एक और काम करते हैं, वो जरा ज्यादा इंटरेस्टिंग है। टेस्ट 4 एक हेडिंग है। मैं चाहता हूं कि जब मैं हाई पे क्लिक करूं तो टेस्ट 4 की जगह यहां क्या आ जाए, हाई आ जाए। Got it? तो इसका मतलब ये है कि मुझे टेस्ट 4 को भी पहले गेट करना है। डायरेक्ट किसी भी चीज में कोई वैल्यू सेट करनी है, गेट करनी है, तो क्या करना है, पहले उसको एक्सेस करना है ना। तो एक्सेस कैसे करेंगे? आईडी से। तो मैं इसको आईडी देता हूँ T4। अब इस टेस्ट के बजाय मैं इसे क्या नाम दे देता हूँ, चेंज टेक्स्ट। मीनिंगफुल फंक्शन को नाम दे ताकि CH, yes। तो मैं ये चाहता हूं कि जब मैं इस बटन पे क्लिक करूं तो एक फंक्शन कॉल हो चेंज टेक्स्ट के नाम से, और ये फंक्शन क्या करे, उस T4 वाले हेडिंग का टेक्स्ट चेंज करके क्या लिख दे, हाई लिख दे। तो मैं क्या करूंगा, जब इस फंक्शन में आए तो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और आईडी क्या है, T4, और इसको आप क्या कर दें, लेट T4 एक वेरिएबल दे दें। तो वो पूरी की पूरी H1 का जो ऑब्जेक्ट है वो किसमें आ जाएगा, T4 में। H1 ऑब्जेक्ट है। H1 पता है ना आपको, जावास्क्रिप्ट के कॉन्टेक्स्ट में ऑब्जेक्ट है। तो मैं क्या कहूंगा, T4 डॉट इनर टेक्स्ट, कल पढ़ाया था, इक्वल्स टू हाई। तो T4 में ऑलरेडी कोई टेक्स्ट पड़ा हुआ है। जब मैं इनर टेक्स्ट करूंगा तो एग्जिस्टिंग टेक्स्ट क्या हो जाएगा, रिप्लेस होकर नया टेक्स्ट आ जाएगा, विच इज हाई। और ये सारा काम कब होगा, जब बटन पे क्लिक होगा। लेट्स सी दिस, इंटरेस्टिंग एंड इजी एज वेल। ठीक, इसमें कोई मसला तो नहीं है ना। अब मैं ये चाहता हूं कि सिर्फ T4 में हाई ना लिखा आ जाए, इसका कलर भी चेंज हो जाए, यानी इस बैकग्राउंड, इसका बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाए, इसकी विड्थ हाइट चेंज हो जाए, जो भी। तो जावास्क्रिप्ट में अगला स्टेप ये है कि आप एक तो स्टाइल चेंज करते हैं CSS के साथ, बैकग्राउंड कलर चेंज करना, कलर या विड्थ हाइट चेंज करना, ये क्या है, स्टाइल ही है ना, स्टाइल चेंज करना। तो स्टाइल हम कहाँ चेंज करते हैं, CSS में। लेकिन अब हमें रन टाइम पे डायनामिकली किसी बटन के क्लिक पे स्टाइल चेंज करना है, तो वो CSS तो नहीं हो सकेगा, वो होगा कहाँ से, जावास्क्रिप्ट से। इनफैक्ट होगा CSS से ही, लेकिन हम CSS लिखेंगे थ्रू जावास्क्रिप्ट। जैसे अभी भी हम T4 के HTML के एलिमेंट है, तो HTML के एलिमेंट का जो कंटेंट है वो सेट कर रहे हैं थ्रू जावास्क्रिप्ट। ऐसे ही CSS के स्टाइल चेंज करेंगे थ्रू। अब स्टाइल किसका चेंज करना है, T4 का। तो मैं लिखता हूं T4, इसकी एक प्रॉपर्टी होती है डॉट स्टाइल की, इसकी नहीं, HTML के हर ऑब्जेक्ट की एक प्रॉपर्टी है स्टाइल। मैं इस स्टाइल दूंगा ना तो CSS की सारी प्रॉपर्टीज इधर अवेलेबल हो जाती हैं। यानी स्टाइल के बाद अगर मैं लिखूं डॉट बैकग्राउंड कलर, एक फर्क है, CSS में जितनी भी प्रॉपर्टीज, टू वर्ड्स है ना, यानी दो वर्ड्स पे मुश्तमिल है, बैकग्राउंड एक अलग वर्ड है और कलर एक अलग वर्ड है। तो CSS में ये हाइफन के साथ आते हैं, डैश के साथ आते हैं। जावास्क्रिप्ट में वो हाइफन हट के कैमल केस हो जाता है, यानी बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड हाइफन कलर के बजाय क्या आ जाता है, बैकग्राउंड कैपिटल C वाला कलर, और इक्वल्स टू रेड। मैं क्या कह रहा हूं, P4 विच इज दी हेडिंग, क्योंकि ये मैंने हेडिंग सेलेक्ट की थी, उसकी स्टाइल की प्रॉपर्टी में जाओ, और चूंकि स्टाइल बहुत सारे हैं उसके, तो सिर्फ उसका बैकग्राउंड कलर पिक करो, उसको क्या कर दो, रेड कर दो। ये सारा काम कहां होगा, जब चेंज का फंक्शन कॉल होगा। लेट्स हैव अ लुक एट दैट। मैंने ये T4 ही ओरिजिनली
ठीक, आप 600 काम कर लें, आप इस बैकग्राउंड कलर को हटा के इसका कलर भी कर दें व्हाइट, आप कलर के साथ इसकी विड्थ भी कर दें लाइक 50% इंस्टेड ऑफ 100%। आप इसके साथ इसकी हाइट भी कर दें लाइक 300 पिक्सल्स, कुछ भी। आप इसका फॉन्ट साइज छोटा कर दें या बड़ा कर दें, व्हाटसोएवर। ये सारे काम एक ही क्लिक कर दें। हो रहे हैं, हो रहे हैं, हो रहे हैं। बिल्कुल पढ़ा था, नहीं करने चाहिए, नहीं करने चाहिए, और ये करेंगे भी नहीं। अभी तो मैं सिखा रहा हूँ ना, जब मैं किसी प्रॉपर प्रोग्राम में इम्प्लीमेंटेशन करूंगा तो मैं यही साबित करूंगा। और ये आपने एक एतराज उठाया ना, एक दूसरा एतराज भी तो उठाए आप कि हम CSS को जावास्क्रिप्ट में नहीं लिखते। ये भी तो एतराज बन सकता है ना, हम करेंगे ना। मतलब ये एक ऑब्जेक्शन है कि जब मैंने मना किया था कि सेपरेशन ऑफ कंसर्न का मतलब क्या है, CSS इज नॉट सपोज टू बी चेंज थ्रू जावास्क्रिप्ट, या सॉरी, CSS कैन बी चेंज, शुड बी चेंज थ्रू जावास्क्रिप्ट, लेकिन CSS जावास्क्रिप्ट में लिखी नहीं जानी चाहिए। अभी मैं क्या लिख रहा हूँ, CSS लिख रहा हूँ, तो ये भी तो एतराज है, नहीं चाहिए। इसी तरह CSS को भी जावास्क्रिप्ट में नहीं लिखना चाहिए, कभी लिख जो रहा हूँ। अभी वी आर लर्निंग ना, स्टेप बाय स्टेप। आगे चल के मैं बताऊंगा यार ये काम नहीं करना, ये यूं करना है, ठीक। तो आपने एक ऑब्जेक्शन किया, 2-3 बनते हैं, सारे करें ना सारे करें ना फिर। अच्छा, वैसे मैं आपको बात बताऊं कि ये सारे स्टाइल्स जो हैं ये एक ही काम है। व्हाट आई एम डूइंग, आई एम चेंजिंग द स्टाइल्स। काम बाय नेचर काम की टाइप एक है, समझ आई, ये मल्टीपल नहीं है। बहरहाल मैं ये भी नहीं करूंगा यहाँ पे, टेंशन न, परेशान ना हो इसको भी हटा दूंगा। बल चीज समझ आ रही है कि हम जावास्क्रिप्ट इतनी पावरफुल चीज है कि वी कैन डू ऑलमोस्ट एवरीथिंग विद दिस, ठीक। तो अब यहाँ पे आपको ये तो पता लग गया कि आप लेट सपोज मैं ये चाहता हूं कि यहाँ पे दूसरा बटन बनाऊं, उस पर क्लिक करूं तो ये पूरी रेड कलर की स्ट्रिप गायब भी हो जाए, ठीक। सो मैं एक दूसरा बटन बनाता हूं और इसको मैं क्या कह देता हूं जी, HIDE, और इसको क्या कह देता हूं जी, इस बटन को नाम भी ID दे देता हूं, ठीक। और फिर यहाँ आके क्या करता हूँ जी, दूसरा बटन बनाता हूँ, इसको मैं क्या नाम दे देता हूँ। नॉर्मली मेरी आदत है कि जो नाम मैं यहाँ देता हूँ ना, वही नाम मैं वेरिएबल्स को भी यहाँ भी दे देता हूँ, ताकि मुझे बार बार नामों के बारे में ना सोचना पड़े कि किसको क्या नाम दिया हुआ, एक कंसिस्टेंट लुक नजर आती है, ठीक है। का नाम भी बटन है तो दूसरे का भी बटन है, इन चीजों का ख्याल रखना। अब मैं इसके बाद भी, इसके ऊपर भी एग्जैक्टली उस तरह से एरर देगा, हाइड डॉट एड इवेंट लिसनर, क्लिक, और हाइड एलिमेंट। अब देखिए मैं नाम कितने मीनिंगफुल रख रहा हूँ, जिन नामों को पढ़ के पता लग जाएगा क्या करेगा। व्हाट इज द नेम ऑफ द फंक्शन, हाइड एलिमेंट। तो इस फंक्शन को भी मैं यहाँ डिफाइन करूंगा, दिस दिस दिस, ये है ना सारा एलिमेंट, इसको गेट करूंगा। अब आप कहेंगे जी ये भी T4 है, ये भी T4 है, तो दो वेरिएबल्स के सेम नाम हो गए, इन दोनों का स्कोप डिफरेंट है। दो डिफरेंट फंक्शन में सेम नाम के वेरिएबल हो सकते हैं। ये फंक्शन यहाँ से यहाँ तक खत्म हो जाता है, उसका स्कोप ही नहीं है। तो अब इसको अलग से दूसरे फंक्शन में जाकर T4 दोबारा कह सकते हैं, डजंट मैटर एट ऑल। लेकिन इधर ही दोबारा में T4 करता किसी दूसरे एलिमेंट का वेरिएबल नेम, तो वो कंफ्लिक्ट करता, अलाउ ना होता, ठीक है। एनीवेज, तो मैं इसको कहता हूँ जी कि दिस डॉट स्टाइल डॉट डिस्प्ले पता लग रहा है ना क्या हो रहा है।
रिफ्रेश पे बाय डिफॉल्ट T4 नहीं, बाय शुरू से ना, रिफ्रेश पे बाय डिफॉल्ट हाई करूंगा तो वो सारे अप्लाई हो जाएंगे, फिर हाई करूंगा कुछ नहीं होगा क्योंकि वो ऑलरेडी सारे स्टाइल्स अप्लाइड है, फिर हाइड करूंगा तो सब कुछ क्या हो गया। अब डिस्प्ले करने के लिए कोई फंक्शन नहीं लिखा तो डिस्प्ले होगा ही नहीं जब तक पेज रिफ्रेश करके प्रीवियस स्टेट में। तो यहाँ एक और बटन बना सकता हूँ मैं जिसको क्या कह दूं, शो कह दूं, या इसी हाई पे क्लिक करने पे मैं कह रहा हूँ कि हाई पे क्लिक हो, हाई पे क्लिक होगा तो सबसे पहले ये आएगा ना, तो मैं सबसे पहले क्या करूं कि वो जो P4 गायब है ना उसको क्या कर दे, डिस्प्ले ब्लॉक कर दे यहाँ पे। समझ आई बात? नन का मतलब गायब, ब्लॉक का मतलब वापस आ जाना, क्योंकि HTML के डिफॉल्ट एलिमेंट्स जो है वो ब्लॉक होते हैं। मुझे नहीं लगता ये चलेगा, उसकी एक रीजन है। चल रहा है तो बहुत अच्छी बात। तो अब इसे हाई के बजाय क्या कह देते हैं, शो कह देते हैं। हाई डजंट मेक सेंस ना, हाई तो पहले टेस्ट के लिए था। हम इसे क्या कह देते हैं जी, किधर है किधर है किधर है किधर है, ये BTN सिर्फ यही चेंज है क्या। बिल्कुल हो सकते हैं इफ एल्स लगा के। हम आगे चल के यही ड्रामेबाजियां तो करनी है सारी HTML के साथ, ठीक। तो यहाँ से आपको ये पता चला आज की क्लास में प्राइमरीली हम थोड़े टाइम में काफी कुछ कर चुके हैं कि आप जावास्क्रिप्ट को इस्तेमाल करके HTML के किसी भी एलिमेंट के किसी भी वक्त स्टाइल्स को चेंज कर सकते हैं, आप उनको एक्सेस कर सकते हैं, उनके कंटेंट को गेट कर सकते हैं, उनके कंटेंट को सेट कर सकते हैं। तो अभी तक ये जो मैंने काम किया है ना, डॉट इनर टेक्स्ट, तो किसी भी, अच्छा HTML में दो तरह के एलिमेंट्स होते हैं, एक इनपुट एलिमेंट्स और एक नॉन इनपुट एलिमेंट्स। नॉन इनपुट एलिमेंट्स क्या होते हैं, जो सिर्फ चीज को दिखाने के लिए, प्रेजेंट करने के लिए होते हैं, पैराग्राफ, हेडिंग, हेडिंग डिस्प्ले करने के लिए। जबकि इनपुट बॉक्स या टेक्स्ट बॉक्स ये क्या है, इनपुट एलिमेंट है। मिसाल देता हूं, अगर मैं यहाँ पे इनपुट टाइप टेक्स्ट लिख दूं तो ये जो एलिमेंट है ये क्या है, हमारा इनपुट एलिमेंट है, जिसके थ्रू हम यूजर से क्या लेते हैं, इनपुट लेते हैं। जबकि ये जो हेडिंग है ये हमारा इनपुट एलिमेंट नहीं है, ये नॉन इनपुट एलिमेंट है, क्योंकि इसके जरिए हम यूजर से इनपुट नहीं लेते, इसके जरिए सिर्फ यूजर को हम इंफॉर्मेशन को दिखाते हैं, प्रेजेंट करते हैं। कैसे? नहीं, वो क्लिक करे तो इन्फॉर्मेशन आए तो वो सारी चीजें हमें इम्प्लीमेंट करनी पड़ेंगी ना, मैं डिफॉल्ट नेचर की बात कर रहा हूँ। यानी वो तो हमें कस्टमाइज करना पड़ेगा सब कुछ। हमें कस्टमाइज करने के बगैर जो चीज एज इट्स ओरिजिनलिटी एग्जिस्ट करती है, वन ऑफ द टू फॉर्म्स एग्जिस्ट करती है, या तो वो इनपुट एलिमेंट है या वो नॉन इनपुट एलिमेंट है। तो इनपुट एलिमेंट क्या है, ऐसा एलिमेंट जिसके जरिए हम इनपुट दे सकते हैं। नॉन इनपुट एलिमेंट क्या है, जिसमें हम आउटपुट दिखा सकते हैं या इनफैक्ट सिंपली चीजों को प्रेजेंट कर सकते हैं। पैराग्राफ नॉन इनपुट एलिमेंट है, डिव हमारी नॉन इनपुट एलिमेंट है, हेडिंग हमारी नॉन इनपुट एलिमेंट है, यूएल और एलआईज हमारी नॉन इनपुट एलिमेंट्स हैं, एंकर हमारे नॉन इनपुट एलिमेंट्स हैं। तो इनपुट एलिमेंट कौन कौन से हुए, बटन्स हो गए जिस पे क्लिक करके हम कोई इनपुट लेते, क्लिक एक इनपुट ही है ना। हमारा टेक्स्ट फील्ड हो गया, हमारा चेक बॉक्स हो गया, हमारा रेडियो बटन हो गया, हमारा ड्रॉप डाउन फील्ड हो गया, तो ये सारी, सेलेक्ट बॉक्स हो गया, ये सारी की सारी क्या है, हमारी इनपुट फील्ड। तो अब हम, ये तो आपको समझ आ गया ना। अब हम चलते हैं जरा सा, इन सारी चीजों को मिटा दूं रिकॉर्डिंग में, आई होप सो कि अब आपको अवेलेबल हो गया। मैं कमेंट दे देता हूँ और मैं एक जरा सी थोड़ी सी इफेक्टिव चीज करता हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जी, दो के ये बेसिक हैं, लेकिन यूँ समझें कि ये तो भी आपने वो पढ़े ना, ऑब्जेक्ट्स और अरेज और ये सारा कुछ मिक्स करके, वो सारा कुछ इधर मैं अभी इकट्ठा करके यूज करूंगा। तब आपको पता चलेगा कि पिछले एक हफ्ता हम क्यों पीटते रहे, खामखा उनके साथ सर खपाते रहे। अभी तक शायद आप अनसर्टन होंगे, यार वो चीजें क्यों पढ़ी हैं हमने। अब वो सारी इकट्ठी एट वंस यूज होंगी थोड़ा सा आगे चल के। अब मैं ये चाहता हूँ, आपको याद है हमने कैलकुलेटर बनाया था, तो 2 दफा यूजर से प्रॉम्प्ट करके वो भद्दे से डायलॉग बॉक्स में हमारे पेज को ब्लॉक कर देता था, वहां से इनपुट लेते थे, फिर हम ऐड करके डॉक्यूमेंट डॉट राइट पे रिजल्ट लिखते थे, तो बहुत सारे इश्यूज आते थे। तो अब हम एक छोटा सा उसी तरह का कैलकुलेटर बनाते हैं, और उस कैलकुलेटर में हमारे पास 2 इनपुट फील्ड्स होती हैं, या हम इसको 3 इनपुट फील्ड्स कह देते हैं।
एक को हम कह देते हैं जी फॉर एग्जांपल बटन, और दैट इज गोइंग टू बी लाइक वैल्यू इज गोइंग टू बी लाइक, इसको हम कह लीजिए ऐड बीटीएन, सॉरी नॉट ऐड बीटीएन, इसको हम सिर्फ कह देते हैं ऐड, और आईडी दे देते हैं इसको ऐड बीटीएन। सबको आईडी देनी है क्योंकि जावास्क्रिप्ट में एक्सेस करना है, तो जावास्क्रिप्ट में एक्सेस करना है तो ऑब्वियसली क्या देना पड़ेगा, आईडी देनी पड़ेगी या क्लास देनी पड़ेगी या टैग नेम के साथ भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो हम तो यूनिकनेस चाहते हैं तो हम इसे कह देते हैं जी txt1 यानी टेक्स्ट फील्ड 1, और इसको कह देते हैं हम जी txt2 यानी टेक्स्ट फील्ड 2। So if I now refresh it, so everything is gone except these two text fields. अब मैं ये चाहता हूँ कि मैं यहाँ जो भी वैल्यू एंटर करूँ और यहाँ जो भी वैल्यू एंटर करूँ, ऐड पे क्लिक करूँ तो दोनों को ऐड कर दे, सब्ट्रैक्ट कर दे, मल्टीप्लाई कर दे, जो भी कुछ कर दे, और रिजल्ट कहाँ डिस्प्ले करें, यहाँ नीचे। तो रिजल्ट के लिए भी एक प्लेस होल्डर बना लेते हैं। मैं ये चाहता हूँ कि एक पैराग्राफ बना लूँ और उसको आईडी दे दूँ, और इसकी आईडी को हम क्या दे दें, रिजल्ट। जो भी रिजल्ट आए वो पैराग्राफ के अंदर डाल दें। बिल्कुल, अभी उस पे नहीं जा रहा ना, कॉम्प्लेक्सिटीज भी नहीं जा रहा, जस्ट कीप इट वेरी सिंपल। यस वी कैन डू इट लाइक नंबर, लेकिन मैं जरा इसको जरा पुठे तरीके से बताऊंगा ना ठीक है, हम नंबर भी कर सकते हैं। सो अभी सबसे पहली बात यह है कि मैं टेक्स्ट फील्ड 1 और टेक्स्ट फील्ड 2 की वैल्यूज को गेट करूंगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या कहूंगा, सिंपली जी डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी और txt1, और इसको मैं कह देता हूँ जी लेट txt1। ठीक, सिमिलरली मैंने यहाँ क्या कर दिया जी txt2। अब मैं ठीक है, यस, अब मैं यहाँ पे तीसरा करता हूँ और मैं कहता हूँ जी कि दिस इज कॉल्ड ऐड btn, और इसको क्या देता हूँ जी ऐड btn, आईडी मेक श्योर करें हमने सेम दी हुई है ऐड डैश btn, ठीक है। वेरिएबल नेम में हाइफन नहीं आ सकता, आईडीज में हाइफन आ सकता है। वेरिएबल नेम मैंने इसलिए ऐड btn कैमल केस में लिखा, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि इस ऐड btn के साथ एक इवेंट लिसनर एसोसिएट कर दो, क्योंकि मैं रिजल्ट कब कैलकुलेट करना चाहता हूँ, जब बटन पे क्लिक हो। तो ऑब्वियसली क्लिक को ग्रैब करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ऐड btn डॉट ऐड इवेंट लिसनर, और कौन सा इवेंट लिसनर है जी, क्लिक, और इसके अगेंस्ट मुझे क्या करना है जी, ऐड, और मैं इस ऐड को नीचे आके डिफाइन कर दूं। ठीक, अच्छा ये दो काम है। पहले काम ये थी आप दोनों टेक्स्ट फील्ड्स पहले ही ले लें, या आप सिंपली जब क्लिक हो तो तब उनकी वैल्यू गेट कर लें, दोनों सूरतें ठीक है। ठीक, मैं चाहता हूँ जी कि सबसे पहले मैंने बटन का रेफरेंस गेट किया, उसमें ऐड इवेंट लिस्टर किया, जब क्लिक हुआ तो ऐड का फंक्शन कॉल हुआ, ऐड का फंक्शन कॉल हुआ तो सबसे पहले वो क्या जाएगा, txt1 में जाएगा, और txt1 के एलिमेंट को सेलेक्ट करके txt1 में डाल देगा, फिर txt2 को सेलेक्ट करेगा, उसको इधर डाल देगा। अब हमें txt1 और txt2 तो नहीं चाहिए, उनके अंदर पड़ी हुई वैल्यू चाहिए, क्योंकि txt1 मुझे क्या रिटर्न करेगा, पूरा का पूरा एलिमेंट। मुझे क्या चाहिए, इनर वैल्यू भी नहीं चाहिए। दिस इज द डिफरेंस, कि अगर नॉन इनपुट एलिमेंट होगा तो उसके अंदर पड़े हुए टेक्स्ट को गेट करने के लिए इनर टेक्स्ट है, और अगर वो इनपुट एलिमेंट होगा तो उसके अंदर पड़े हुए किसी भी चीज को हम कहेंगे टेक्स्ट 1 डॉट value वैल्यू। तो इनपुट एलिमेंट के अंदर से हम कोई चीज निकालने के लिए क्या करेंगे, डॉट वैल्यू निकालेंगे। मेकिंग सेंस नाउ, डॉट वैल्यू, और इसको मैं क्या करूंगा, अब आपको मैंने बताया कि बाय डिफॉल्ट टेक्स्ट बॉक्स में जो वैल्यू आती है वो क्या होती है, स्ट्रिंग होती है। डू यू रिमेंबर, पारसेंट करना पड़ता है। तो ये जो वैल्यू मुझे मिलेगी, ये मुझे किस फॉर्म में मिलेगी, स्ट्रिंग में मिलेगी। तो मैं क्या कहूँगा, पार्स इंट ये कर दूंगा, और मैं इसको दोबारा txt1 में असाइन कर दूंगा। हाँ, फिर शायद ना होता, मैंने इसलिए जान के नहीं किया ना कि मुझे ये काम करना है, बल्कि इससे उल्टा काम भी करना है, एक आगे चेक भी लगाना है कि अगर
मेरे पास है टेक्स्ट फील्ड, मैं खुद जावास्क्रिप्ट के अंदर मैनुअली ये चेक लगाना चाहूँ कि अगर वो नंबर है, यानी चेक करना चाहूँ कि वो नंबर है या नहीं, मैंने इसलिए उसको टाइप नंबर नहीं किया, वो भी बाद में बताता हूँ। ये चीज क्लियर होगी। तो मैंने क्या किया, मैंने टेक्स्ट वन डॉट वैल्यू निकाल के उसको वापस इसी वेरिएबल में सेव कर दिया। तो इसमें तो पहले से चीज थी, तो वो क्या हो जाएगी, ओवरराइट हो जाएगी ना, क्योंकि ये मुझे इसी हद तक चाहिए थी कि इसमें से मैं वैल्यू निकालता, बाकी बजाय नया वेरिएबल लिखने के उसी में ओवरराइट कर दूं, कोई मसला नहीं है। लेकिन इसके शुरू में लेट नहीं लिखना, क्योंकि लेट लिखेंगे तो दो सेम नाम के वेरिएबल डिक्लेयर हो जाएंगे, ठीक है। एंड देन सिमिलरली व्हाट आई गोना डू इज, मैंने text2 लिखा और यहाँ भी क्या लिखा, text2, और फिर मुझे रिजल्ट किधर डालना है, मुझे रिजल्ट वापस डालना है पैराग्राफ में। तो इसको मैं गेट करूंगा पहले रिजल्ट के नाम से, तो आई वुड अगेन से डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। अब आपको समझ सकते हैं कि अगर आपने बेसिक्स कवर किए हैं तो दिस इज नन ऑफ द स्पेशल थिंग, इट्स अ वेरी बेसिक थिंग। और इसको मैं क्या कह दूं, RESULT, रिजल्ट इक्वल्स टू दिस। अब इस रिजल्ट के अंदर मुझे text1 प्लस text2 डालना है, तो क्या करूंगा, रिजल्ट डॉट इनर टेक्स्ट नहीं करूंगा, क्योंकि पैराग्राफ क्या होता है, पैराग्राफ नॉन HTML एलिमेंट है, तो उसके अंदर टेक्स्ट डालने को क्या करूंगा, इनर टेक्स्ट करूंगा, डॉट वैल्यू नहीं करूंगा, इक्वल्स टू इन दोनों का सम डालूंगा, ठीक। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, txt1 प्लस txt2, या इवन बेहतर ये है कि पहले आप इसको भी यहाँ पे कैलकुलेट कर लें, लेट r इक्वल्स टू ये, और इसको क्या साइन कर दें, r। मेरे ख्याल में इसमें कोई मुश्किल काम नहीं है, मैंने उन्हीं सारी चीजों को मिक्स करके इस्तेमाल किए जो पढ़ी हैं। मुझे डाउट था कि ये दोनों आपस में कॉन्कैटिनेट ना हो जाए फिर, ठीक है, हम उसको भी देख लेते हैं कि ऐसा करेगा या नहीं करेगा, अभी तो ठीक चलेगा। 36 और 36 दैट इज 72, वो देखें कहीं भी वो पॉपअप नहीं आया, कहीं भी वो प्रॉम्प्ट नहीं आया। अगर आप कहते हैं जी कि हम इसको यूं करें, लेट्स ट्राई इट, इस आर की जगह दैट्स इट। सो लाइक हमने 69 प्लस 69 किया, तो दैट्स स्टिल इट्स वर्किंग, ठीक है। बट दिस इज अगेन एग्जैक्टली, क्लियर हो गया। मतलब आप ये देख सकते हैं कि मैंने पहले बिल्कुल सादा सिंपल चीजें समझाई हैं, और फिर उनको आहिस्ता आहिस्ता आप क्या कर रहा हूँ, समेट रहा हूँ। पहले मैंने सारी चीजों को क्या किया, खोला है, और अब वापस उनको क्या कर रहा हूँ, समेट रहा हूँ या जोड़ रहा हूँ आस्ता आस्ता। और यही चीज है जो हम आगे अपने अपकमिंग लेक्चर्स में करते चले जाएंगे और करते चले जाएंगे। इनफैक्ट यहाँ तक कोई मसला तो नहीं है। अब आपको ये भी पता लग गया जी कि क्यों फंक्शंस, अब आपको ये भी पता लग गया जी कि अच्छा, अभी भी इनफैक्ट अगर आपकी कंप्लेन अभी भी जायज है, यहाँ मैं 3-4 काम कर रहा हूँ, प्रोसेसिंग भी इधर ही हो रही है, इनपुट भी इधर ले रहा हूँ, आउटपुट भी इधर ही दे रहा हूँ, सब कुछ इधर ही हो रहा है। तो नॉर्मली इन रियल, अच्छा जब मैंने ये बात की है ना, तो हमने इसके साथ बिल्कुल हार्ड एंड फास्ट नहीं हो जाना। हाँ, अगर हम हार्ड एंड फास्ट हो जाए तो हम परफेक्ट प्रोफेशनल प्रोग्रामर बन गए, ठीक। क्योंकि ये जितनी जेनेरिक अप्रोच आप अप्लाई कर सकते हैं, उतने ज्यादा आप प्रोफेशनलिज्म के करीब होते हैं। लेकिन नॉर्मली हमारे पास इतने नहीं होते प्लानिंग के लिए लांजे या काम, ये काम तब हम करते हैं, ये करना चाहिए ऑब्वियसली, लेकिन जब हम बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स या बड़ा सॉफ्टवेयर लिखना चाह रहे हैं, तो तब हम फंक्शंस को इतना जेनेरिक रखते हैं जितना हमसे पॉसिबल हो सके। और फंक्शन जेनेरिक कब ही होता है, जब वो एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करता है। जब उसने एक से दूसरा टास्क परफॉर्म किया, तो हो सकता है उस फंक्शन की एक जगह पे एक फंक्शनलिटी चाहिए और दूसरी जगह वो फंक्शनलिटी ना चाहिए, तो फिर एक ही फंक्शन रीयूज नहीं हो सकता, फिर दो लिखने पड़ेंगे। Yes, this is the best approach to be as generic as possible, but sometimes we can compromise on that thing too. बहरहाल ये क्लियर होगी बात। देखिए ना, उन्होंने जैसे जेनेरिक फंक्शन लिखा हुआ है, गेट एलिमेंट बाय आईडी, पूरे डॉक्यूमेंट में किसी भी एलिमेंट को गेट करना तो आप क्या यूज करेंगे, गेट एलिमेंट। ये भी तो फंक्शन ही है ना बिल्ट इन, ये इतना जेनेरिक है कि ये कहीं भी यूज हो सकता है। तो हमें अपने फंक्शंस भी उन्हीं की कॉपी करके इसी तरह जेनेरिक लिखने चाहिए। सो यहां तक क्लियर है आपको। अब आपने एक काम करना है, टास्क है आपका, आज का लेक्चर में यही खत्म करूंगा। आपने यहाँ 3 टेक्स्ट बॉक्सेस बनाने, 2 टेक्स्ट बॉक्सेस में 2 इनपुट वैल्यूज और तीसरे में यूजर की चॉइस। आपने एक अर्थमेटिक कैलकुलेटर बनाना, या छोड़ें, चॉइस को छोड़ें,
आपने 2 टेक्स्ट फील्ड्स बनानी है और नीचे कैलकुलेटर जैसे 6 बटन्स बनाने हैं, 6 नहीं, 0 से लेकर 9, ये मुश्किल हो जाएगा मेरे ख्याल। चले थोड़ा सा आसान कर देते हैं। 2 टेक्स्ट फील्ड्स बनानी है और नीचे 5 बटन्स बनाने हैं, एक मल्टीप्लिकेशन का, दूसरा डिवीजन का, तीसरा सब्ट्रैक्शन का, चौथा उसकी एक्सपोनेंशिएशन का, पावर का, और छठा मॉडुलस का। 6 बटन्स बनाने हैं। 2 इनपुट बॉक्सेस में यूजर जो 2 वैल्यूज देगा, उसके बाद अगर वो प्लस पे क्लिक करे तो उन दोनों को क्या करे, प्लस क्लिक करके तीसरे टेक्स्ट बॉक्स में रिजल्ट शो कर दे। अगर यूजर माइनस प्रेस करे तो उन दोनों को क्या कर दे, माइनस कर दे। अगर यूजर मल्टीप्लाई पे क्लिक करे तो उन दोनों को क्या कर दे, मल्टीप्लाई कर दे। और अगर यानी कैलकुलेटर बनाना है आप, 3 टेक्स्ट बॉक्स, 2 फॉर इनपुट, 1 फॉर रिजल्ट, और 6 बटन्स। और हर बटन में जैसे मैंने ऐड लिखा है ना, तो आप ऐड के बजाय क्या लिखेंगे, हर बटन के ऊपर आप लिख देंगे जी, जैसे मैंने यहाँ इसको लिख दूंगा प्लस, आप ये बना देंगे जी, दूसरे बटन पे आप लगा देंगे जी माइनस, तीसरे बटन पे आप लगा देंगे जी मल्टीप्लाई, चौथे बटन पे आप लगा देंगे जी डिवाइड, और 5वें बटन बना देंगे जी पावर। तो आप POW लिख दें। वैसे पावर का सिंबल ये कैरेट होता है, ठीक, या जावास्क्रिप्ट में ये 2 टाइम्स स्टैटिक होता है। तो यू वुड बी हैविंग द कैलकुलेटर लाइक दिस। आप 2 में इनपुट दें, ठीक। अच्छा, ये चीजें मैं अभी बताई नहीं है कि अगर यूजर नंबर की जगह टेक्स्ट एंटर कर दे, इसी काम के लिए मैंने इसे इनपुट टाइप नंबर नहीं किया था, तो ये एक रिस्ट्रिक्शन हमें कल लगानी पड़ेगी 12। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यूजर 2 वैल्यूज दे, अगर ये प्लस पे क्लिक करे तो क्या हो जाए, अगर ये माइनस पे क्लिक करे तो अभी कुछ नहीं हो रहा, माइनस हो जाए। अगर ये मल्टीप्लाई पे क्लिक करे तो क्या होना चाहिए, अगर ये डिवाइड पे क्लिक करे, और अगर ये इस पे क्लिक करे, हर एक का अलग अलग फंक्शन लिखना है और रेलिवेंट बटन पे अलग अलग फंक्शन कॉल करना है। प्लस इसमें आप वो अपने 3 कन्वर्टर्स जो बनाए थे ना यूजिंग दैट नॉर्मल अप्रोच, वो आपने इस अप्रोच से बनाने, ठीक। और दैट्स प्रीटी मच इट फॉर टुडे। एनी क्वेश्चन?